हिंदी सुगम भारती आठवीं कक्षा की दूसरी इकाई का दूसरा। विद्यार्थियों, हमने पहली इकाई हमारी पूर्ण हो गई है। यह सिलेबस हमारा संपूर्ण हो गया है। अब हम दूसरी इकाई का दूसरा पाठ, ये एक लघु कथा है जिसका नाम है परोपकार। विद्यार्थियों, आपको मैं और एक बार बताने वाली हूँ, जो दूसरी इकाई का पहला जो हमारी कविता है पंपासर, ये पंपासर कविता हमारे सिलेबस में से हट गई है, इसलिए मैं आपको दूसरी लघु कथा लेने वाली हूँ। आप ये लघु कथा में सबसे पहले मैं आपको श्री कृष्ण इनके कवि है, इनका मैं आपको पहले जीवन परिचय आपको मैं करवाऊंगी। परिचय। श्री कृष्ण जी अपनी कहानियों एवं लघु कथाओं के लिए प्रसिद्ध है। आपकी कहानियाँ एवं अन्य रचनाएं विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में सतत छपती रहती है। आपकी रचनाओं में जीवन मूल्यों की प्रधानता पाई जाती है। यहाँ पर इस गद्य संबंधित में वे आगे कहते हैं कि यहाँ पर दी गई लघु कथा में लेखक श्री कृष्ण जी का कहना है कि व्यक्ति को प्रेम एवं आदर शारीरिक सुंदरता के कारण नहीं, बल्कि उसके सद्गुणों के कारण प्राप्त होती है। यानी कि लेखक श्री कृष्ण जी ने इस लघु कथा में सद्गुणों और दुर्गुणों के विषय में हमें बताया है। समाज किसी भी व्यक्ति की शारीरिक सुंदरता से प्रभावित होकर उसे सम्मान और प्यार नहीं देता। व्यक्ति को प्यार और आदर का हकदार बनाता है उसका व्यवहार। परोपकारी अच्छे गुण वालों को सब पसंद करते हैं। जिनके व्यवहार अच्छे रहते उन्हें सब व्यक्ति पसंद करते हैं। वहीं दूसरी ओर सुंदर पर स्वार्थी को कोई पसंद नहीं करता। मधुमक्खी और बर का उदाहरण देकर इस पाठ में यह सीख लेकर श्री कृष्ण जी ने बड़ी ही सरलता पूर्वक हमें यह लघु कथा बताई गई है। आगे अब यहाँ पर देखेंगे लघु कथा। विद्यार्थी, आपको देखना है और ये वीडियो देखने के पहले आपको परोपकार में यह लघु कथा अच्छे से पढ़ना है। विद्यार्थियों, आपको फिर से एक बार मैं बताती हूँ, लघु कथा यानी कि हमारे जीवन का कोई एक कहानी रहती है, उसमें से कोई भाग हमें बहुत पसंद होता है, उसमें से ये छोटी सी लघु कथाएं निकाली जाती है। तो यह हमें एक लघु कथा सीख के रूप में प्रस्तुत की गई है। बहुत पहले की बात है, एक गांव में फूलों की क्यारियां चारों तरफ सुगंध फैला रही थी। यहाँ पर जो क्यारियां, इनके पेड़ों में मेड़ों से घिरे स्थान जिस पौधे उगाए जाते उसे हम क्यारियां कहते हैं। फूलों से मधु इकट्ठा करने के लिए मधुमक्खियाँ फूलों पर मंडरा रही थी। यहाँ पर मंडराना यानी कि किसी के चारों ओर घूमना। एक मधुमक्खी गुलाब के फूल पर बैठी उसका रस चूस रही थी। तभी एक बर उड़ती हुई वहाँ आ पहुंची। बर को अपने रूप रंग का बड़ा घमंड था। बर यानी एक ततैया रहता, ततैया नाम का उड़ने वाला एक कीड़ा रहता है, उसे हम बर कहते हैं। वह मधुमक्खी को देखकर जल बुन गई। बर ने मधुमक्खी से कहा, हम दोनों में बहुत समानता है। हम दोनों के पंख है, हम दोनों उड़ सकती है, हम दोनों फूलों के रस चूसती है, हम दोनों डंक भी मारती है। फिर क्या कारण है कि मनुष्य तुमको पालते हैं और मुझे दूर भगाते हैं। वैसे मैं तुमसे अधिक सुंदर भी हूँ। जो ततैया रहता है वो मधुमक्खी से अधिक सुंदर रहता है। मुझे बताओ कि मनुष्य मेरे साथ ऐसा क्यों करते हैं। मधुमक्खी ने उत्तर दिया, यह सच है बहन, तुम रंग बिरंगी हो, उड़ती भी हो, परंतु फिर भी तुम्हारा आदर नहीं होता। इसका कारण यह है कि कोई भी प्राणी सुंदरता के कारण नहीं, उसके अच्छे गुणों के कारण आदर पाता है। मनुष्य उन प्राणियों का ही आदर करते हैं जो परोपकारी होते हैं, अर्थात जो दूसरों को दुख नहीं पहुंचाते। तुम सुंदर हो परंतु मनुष्य को केवल क्या देती हो, केवल कष्ट देती हो। तुम उन्हें डंक मारती हो, तुम्हारे डंक मारने से उन्हें सूजन आ जाता है, बहुत दर्द होता है। मैं उन्हें मीठा शहद देती है, कि मधुमक्खी मानव को मीठा शहद देती है, मैं उनके काम भी आती हूँ। यही कारण है कि वे मुझे पालते हैं और तुम्हें दूर भगाते हैं। जो ये बर रहती है, बर को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड रहता है। वो मधुमक्खी से तुलना करती है कि हम दोनों में इतनी समानता है, तब भी लोग तुझे पालते हैं, तुझे बहुत पसंद करते और मुझे नहीं करते। तो मधुमक्खी उसे बार बार कहती है कि लोग सुंदरता को महत्व नहीं देते, लोग
उसके गुणों को महत्व देता है। तो इस लघु कथा से हमें बार बार एक ही सीख मिलती है, विद्यार्थियों हमें कभी सुंदरता पर घमंड नहीं करना चाहिए। हमें अपने गुणों, अगर हमारे गुण अच्छे हैं तो 100 के बीच में भी हमें एक में हमें पहचाने जाते हैं। तो हमें ऐसे कर्म करना चाहिए कि लोग हमें पूछें। विद्यार्थियों, परोपकार से हमें बहुत सीख मिलती है। ये एक छोटी सी लघु कथा है। इस लघु कथा के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि आप भी अपने जीवन में अच्छे गुणों को सम्मिलित करेंगे। अब यहाँ पर आपको मौलिक सज्जन के अंतर्गत दिया गया है, किसी भी लघु कथा से जीवन बोध प्राप्त होता है विषय पर अपने विचार लिखे। तो यहाँ पर लिख सकते हैं कि कथा कहानी जहाँ एक और पाठक और श्रोताओं का मनोरंजन करती है, वहीं ये हमें नैतिक मूल्य भी सिखाती है। लघु कथा किसी भी भाषा की हो, उसमें कोई ना कोई जीवन बोध छिपा ही होता है। हम बचपन में ही पंचतंत्र की कहानियाँ और जातक कथाएं पढ़ते आए हैं। छोटे बच्चे पशु पक्षियों को बहुत पसंद करते हैं, इसलिए इन कहानियों में पशु पक्षियों के माध्यम से अनेक नैतिक मूल्य सिखाए गए हैं। जैसे लालच का फल सदा बुरा रहता है। जब हम छोटे थे तो हम कहानी सुनते थे, तो कहानी में हमें अंत में हमें सीख मिलती थी। कोई भी हमें दादा दादी हमें कहानी बताए तो हमें अंत में सीख दी जाती है कि लालच करने से हमें क्या फल मिलता है। तो ये बताया जाता है जैसे कि एकता में शक्ति होती है, सत्य की हमेशा जीत होती है, संकट के समय बुद्धि का ही हमारा साथ देती है, मित्र को कभी धोखा नहीं देना चाहिए, बिना सोचे समझे किसी पर भी विश्वास नहीं करना चाहिए। ऐसे बहुत सी बातें हमें जीवन में सीखने को हमें छोटे में हमें प्रेरणा मिलती है। इस लघु कथा के माध्यम से हमें विद्यार्थी कुछ प्रश्न पूछे, जैसे कि एक वाक्य में उत्तर पूछे जाएंगे। जैसे कि अपने रंग रूप पर किसे घमंड था, तो इसका उत्तर क्या, अपने रंग रूप पर किसे घमंड था, आप बता सकते हो। थोड़ा सा आप प्रयत्न करो, शायद आपको इसका उत्तर आ सकता हो। तो इसका उत्तर है अपने रंग रूप पर बर को घमंड था। दूसरा है मधुमक्खियाँ कहाँ बैठी थी और क्या कर रही थी। मधुमक्खियाँ गुलाब के फूल पर बैठी थी और वहाँ पर उसका रस चूस रही थी। तो इस तरह से करोगे तो यहाँ पर अब ये करना है, ये परोपकार, ये लघु कथा आपको अच्छे से पढ़ना है और कुछ प्रश्न के उत्तर हल देना है। बार बार आपको एक ही शब्द बता रही हूँ। तो यहाँ पर परोपकार का अर्थ ये रहता है कि दूसरे के हित का हमें कार्य करना चाहिए। हमेशा हम क्या करते हैं, स्वार्थ के कारण सिर्फ अपना ही भला देखते हैं। अगर आपको परोपकार करना है तो दूसरों के बारे में भी विचार करना चाहिए और दूसरों का हमें भला करना चाहिए, तो भी हमें जीवन में सफलता प्राप्त होती है। आगे आपको पूछा जाएगा मधुमक्खी और बर की समानता है। तो मधुमक्खी और बर की क्या क्या समानता है, तो आप उसकी समानता भी लिख सकते हैं। अब हम पाठ के आंगन में जाएंगे और उसके प्रश्न उत्तर हल करेंगे। जैसे यहाँ दिया है सूचना के अनुसार कृतियाँ करो। यहाँ पर दिया है विशेषता। पहला दिया है बर, तो बर में क्या है, बर मनुष्य को कष्ट देती है। यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, बर मनुष्य को कष्ट देती है, ये लिखेंगे, और उन्हें डंक मारती है, ये हो गया। फिर दूसरा दिया है मधुमक्खियाँ, तो मधुमक्खी के बारे में, मधुमक्खी मनुष्य के काम आती है, उन्हें मीठा शहद देती है। तो इस तरह से आप क्या लिखोगे, इसकी विशेषता लिखोगे। फिर यहाँ पर लिखा है एक वाक्य में उत्तर, जैसे कि मैंने अभी आप लोगों को उसका पूछा था, इसका उत्तर आपने बताया था कि अपने रंग रूप पर किसे घमंड रहता है। तो आप क्या लिखो, अपने रंग रूप पर बर को घमंड रहता है। लोग मधुमक्खी को क्यों पालते हैं, क्योंकि मधुमक्खी उसे क्या देती है, शहद देती है, इसे लोग उसे पालते हैं। ये हो गया, मधुमक्खी लोगों को मीठा शहद देती है, इसलिए लोग उसको पालते हैं। यहाँ गया इस लघु कथा से प्राप्त होने वाली सीख। इस लघु कथा से आपको कौन सी सीख प्राप्त हुई, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं कि इस लघु कथा से हमें बर और मधुमक्खी के माध्यम से यह सीख मिलती है कि हमें कभी भी रूप रंग के स्थान पर गुणों को स्वतंत्र आदर देना चाहिए। परोपकारी विपत्ति के समय काम आने वाले और सद्गुण व्यक्ति सभी को अच्छे लगते हैं। दूसरी और स्वार्थी और दूसरों को कष्ट देने वालों को कोई पसंद नहीं करता। समाज में सभी ऐसे लोगों से दूर रहना चाहते हैं, अतः हमें सद्गुणों को ग्रहण करना चाहिए। स्वार्थ से दूर परोपकार को अपना धर्म बना लेना चाहिए। तो यहाँ पर अब इस तरह से लिख सकते हो। फिर यहाँ पर दिया है कारण लिखो, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। अब यहाँ पर क्या लिखेगा, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना। तो इसका उत्तर हम लिखेंगे, तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, मनुष्य द्वारा प्राणी का आदर पाना में अच्छे गुण होना और परोपकारी होना। उसके बाद दूसरा दिया
मनुष्य द्वारा प्राणी का अनादर पाना, तो यहाँ लिखेंगे दूसरों को दुख पहुंचाना और स्वार्थी होना। तो इस तरह से इसका उत्तर हो गया। फिर यहाँ पर नीचे हमें व्याकरण की ओर ध्यान देना है। विद्यार्थियों, मैंने आपको निम्नलिखित अवयव के भेद पहचान उनके वाक्य में प्रयोग करो अवयव की मैंने आपको वीडियो पहले भेजी थी। ये वीडियो आप फिर से देखोगे और मैं आपको इसकी आपको ये भी मैं आप समझा रही हूँ, मगर दी गई वीडियो को एक बार आपको फिर से देखना है। यहाँ पर जैसे कि अवयव के शब्द दिए गए हैं, तो आपको क्या बनाना है, यहाँ पर भेद और उसके वाक्य बनाना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है और, तो और जो शब्द रहता है ये कौन सा अवयव रहेगा, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। यहाँ पर लिखेंगे और जो शब्द रहता है ये संबंध बोधक अवयव रहता है। वाक्य कैसे बनाएंगे, बच्चे कुएं की ओर बढ़ रहा है, विद्यार्थी स्कूल की ओर जा रहे हैं, तो इस तरह से बनाओगे। वाह, वाह के बाद कौन सा चिन्ह है, विस्मादिक बोधक चिन्ह। तो ये क्या है, हमारा विस्मादिक बोधक अव्यय। वाह कितना सुंदर दृश्य है, या आप इस तरह से वाक्य बना सकते हैं। धीरे धीरे, ये कौन सा धीरे धीरे, क्या क्रिया हो रही है, तो क्या रहा है, क्रिया विशेषण अव्यय। तो यहाँ पर क्या लिखे, राधा धीरे धीरे चल रही है, या सूरज धीरे धीरे पश्चिम में ढल गया, ये हो गया। उसके बाद तीसरा दिया है लेकिन, यहाँ पर लेकिन दिया गया है, तो लेकिन में हम क्या क्या करेंगे, यहाँ पर जैसे कि लेकिन समुच्चय बोधक अवयव। विनीत ने पढ़ाई तो बहुत की लेकिन सफल नहीं हो सका। हमने परीक्षा के समय बहुत मेहनत की लेकिन मुझे सफलता प्राप्त नहीं हुई, ये लिखेंगे। उसके बाद तरफ दिया है, तो तरफ में हम क्या करेंगे, तरफ में क्या लिखेंगे, ये भी क्या है, संबंध बोधक अवयव। शेर जंगल की तरफ भाग गया, राधा हिमालय की तरफ जा रही थी, तो इस तरह से आप बना सकते हैं। फिर देखिए अरे रे रे रे, अब यहाँ पर अरे रे फिर चिन्ह दिया, तो कौन सा होगा, ये विस्मादिक बोधक अव्यय। अरे रे रे ये क्या कर रहे हो, यानी कि कोई भी शब्द जैसे कि कोई देख के हम आश्चर्य हो जाए, अरे रे रे आप यहाँ पर आए, तो इस तरह से क्या होगा, ये विस्मादिक बोधक अव्यय। तेज, तेज भी क्या है, क्रिया कर रही है, चलने की क्रिया कर रही है, तो ये क्या होगा, क्रिया विशेषण अव्यय। तेज चलो नहीं तो जोर से पानी गिरेगा, हो सकता है कि पानी गिरे, इसलिए जल्दी तेज चलो नहीं तो पानी गिर सकता है अभी। फिर परंतु, ये क्या है, समुच्चय बोधक अव्यय। अब यहाँ पर कोई दो वाक्य को जब हम जोड़ते हैं तो समुच्चय बोधक अव्यय का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि मैंने ऊंची कूद प्रतियोगिता के लिए बहुत अभ्यास किया था परंतु पैर पे चोट लगने के कारण मैं भाग नहीं ले सका। तो यहाँ पर जब दो वाक्य को जोड़ा जाता है तो दो वाक्य को जोड़ने के लिए परंतु शब्द का प्रयोग किया जाता है। परंतु लेकिन शब्द का प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहेंगे, समुच्चय बोधक अव्यय कहेंगे। उसके बाद यहाँ पर दिया है प्राकृतिक सौंदर्य वाले किसी चित्र का वर्णन 10-12 पंक्तियों में करो। आप कहीं विद्यार्थी कहीं घूमने गए होंगे, वो दृश्य आपको बहुत ही अच्छा लगा होगा, तो आपको अपने मन का वर्णन, इस प्राकृतिक चित्र का वर्णन आपको स्वयं करना है। जैसे कि पिछले साल में ग्रीष्मकाल में नैनीताल गई थी या कहीं भी मैं घूमने के लिए कि वहाँ का दृश्य मुझे बहुत अच्छा लगा, वहाँ की सृष्टि मुझे बहुत अच्छी लगी, तो यहाँ पर वहाँ की वादियों के बारे में, वहाँ पर आसमान के, वहाँ के वृक्ष, वहाँ की हरियालियों के बारे में, तो वहाँ के पेड़ों के बारे में, वहाँ की सौंदर्यता के बारे में आपको 8-10 वाक्य आपको स्वयं अपने विचार यहाँ पर लिखना है। आगे ध्यान में यहाँ पर नीचे और दिया गया है, स्वयं अध्ययन में हिंदी साप्ताहिक पत्रिका समाचार पत्रों में प्रेरक कथाओं का संकलन करो। आप समाचार पत्र पढ़ते हो या देखते हो, चाहे मराठी या कोई भी, तो आपको इस तरह से संग्रह करना है। ये लघु कथा हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है। आपको ये लघु कथा अच्छे से और पढ़ना है और उसके प्रश्न के उत्तर हल करना है। इसके अंतर्गत आप लोगों को जैसे कि सौमत विचार के अंदर पूछा जाएगा, सद्गुणों और दुर्गुणों के बारे में अपने विचार लिखिए, ये हो सकता है, या प्रत्यय जोड़कर नए शब्द बनाओ, ये भी पूछा जा सकता है। कारण लिखो, नए शब्द बनाओ, तो आपको क्या करना है, विलोम शब्द जैसे कि विलोम, सुगंध, सुगंध का क्या, दुर्गंध, सुंदर का असुंदर, फूलों का कांटा, समानता का विषमता, तो इस तरह से आपको बनाना है। और शब्द युगम शब्द आपको जैसे पूछा जाएगा तो रूप, रंग, जल, भून, तो इसमें से आपको शब्द युगम शब्द ढूंढ के लिखना है। मैं आपको नीचे आपको कुछ प्रश्न दूंगी, वो प्रश्न भी आपको हल करना है।